Good morning, dear students. Hope you all are safe at your homes. In last video, we studied about crops, different type of crops, as well as different kind of practices involved in crop production. In this video, we are going to talk about manures, its advantages, as well as fertilizers, difference between manures and fertilizers, and different kind of irrigational methods. So let's start the video. First of all, what are manures? Manures होते क्या हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो भी हमारे वेस्टेज होते हैं, चाहे हाउस होल्ड वेस्टेज हो, लाइक किचन वेस्ट हो गया, या फिर जो भी वेस्ट वगैरह काऊ डंग वगैरह होता है, उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। खासकर विलेजेस वगैरह में इकट्ठा करके रखा जाता है और कुछ दिन बाद उसको ले जाके हम क्या करते हैं, खेत वगैरह जो हमारा फील्ड है जहाँ पे हमको क्रॉप्स वगैरह लगानी है, वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, छींट देते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये जो आप देख रहे हो कि जो चीजें इकट्ठा करी जा रही हैं, यही मैन्योर है। ठीक है, सिंपली वी कैन से मैन्योर्स आर the organic substances which are formed by decomposition of animal as well as plant wastage by the action of different kind of microorganisms. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते हैं, लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिकम्पोज करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड सिंपली अब फंक्शन क्या है, मैन्योर्स का फंक्शन क्या है? तो मैन्योर्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वहां पे रिपेलनिस या फिर हम कह सकते हैं रिस्टोर करते हैं। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसको फुलफिल या फिर उसको रिस्टोर करने का काम करते हैं। और मेनली ये ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। ठीक है, ये मेनली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन रिस्टोरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कोई भी प्लांट है हमने लगा दिया, अगर जैसे हमने उसको अच्छे से हमने वहाँ पे खेत को बढ़िया से जोत वगैरह लिया, सीड्स डाल भी दिया, और अगर उसको हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करे तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल आप खुद को ले लो, आप जब छोटे रहते हो तो आपको अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है, मिल्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। तो ओवरऑल अगर हमको ग्रोथ को इन्हेंस करना है, इम्प्रूव करना है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और उसी जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करने का काम कौन करते हैं? मैन्योर्स करते हैं। और मैन्योर्स जो होते हैं प्योरली नेचुरल होते हैं। अभी जब हम फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे तो फर्टिलाइजर्स के ऊपर ये डोमिनेट करते हैं, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है, now what are the advantages of manures? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब आपको अच्छे से पता है कि जिस सॉइल की जितनी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, या फिर जितना देर तक वहां पे वाटर स्टे कर सकेगा या वाटर को होल्ड करके वो सॉइल रखेगी, वो उतनी ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। तो जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक लेयर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और वो लेयर क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके रखे रहता है, और इस वजह से उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। नाउ सेकेंड वन इज इट मेक्स द सॉइल पोरस टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। अब आप अगर काऊ डंग वगैरह की बात कर लो, उससे जो मैन्योर्स हम तैयार करते हैं तो वो काफी ज्यादा सॉइल को पोरस बना देता है। और जब पोरस होगा तो आपको पता है जैसे एकदम बिल्कुल एक समझ लो कि कॉम्प्लेक्स एकदम समझ लो पत्थर है। ठीक है, उसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता। गैसेस एक्सचेंज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का गैस, क्योंकि वहाँ माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स हमारे बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्रॉप की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो वो भी वहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनको भी रिस्पिरेट करना, रिस्पिरेशन वहाँ पे होगा। तो उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि भाई हमारा जो सॉइल है वो क्या हो, पूरी तरीके से पोरस हो, ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके और वो वहां पे रिस्पिरेट कर सके। अदरवाइज अगर वो रिस्पिरेशन नहीं करेंगे तो एक समय के बाद वो मर जाएंगे और हमारी सॉइल धीरे 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 इनफर्टाइल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे, जैसे अर्थवॉर्म को ले लो, या फिर बहुत सारे वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली का मतलब वो हमारे क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इन्हेंस करते हैं, उसकी ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो जो मैन्योर्स होते हैं उनके नंबर को इंक्रीज
कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब वो हमारे सॉइल के अभी मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, एक लेयर, एक ह्यूमस लेयर ऐड कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारी सॉइल और ज्यादा बेटर हो जाती है। सो अब हम लोग इसके बाद फर्टिलाइजर्स को पढ़ने वाले हैं। फटाफट आप इसको नोट कर लो। सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है फर्टिलाइजर्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये दोनों हम देखने वाले हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं आप इस समझ लेते हैं हम लोग। अब अभी हम लोगों ने मैन्योर्स को देखा। मैन्योर्स क्या थे, नेचुरली ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। सेम इसके जस्ट अपोजिट होते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड केमिकल सब्सटेंसेज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हम इसको फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं और एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को लेके रिच होते हैं। मैं आपको बता दूं मैन्योर्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैन्योर्स में सब कुछ थोड़ा 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 होगा, लेकिन फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलर किसी एक न्यूट्रिएंट को लेकर रिच होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं। दीज आर द केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। नाउ एग्जाम्पल इसके यूरिया हो गया, आप लोग देखते होंगे यूरिया वगैरह यूज होता है। अमोनियम सल्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर, जैसे हम पोटास की बात करेंगे या हम बात करें अमोनियम सल्फेट की या एनपीके की, तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस यही होगा, फास्फेट यही होगा। इसके अलावा अब इसमें आप सोचो कि नहीं हमको कुछ और मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर इसी में रिच होगा। एंड इसका देखो फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। आप इसका एक ही एडवांटेज आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर एट दैट टाइम क्या करेंगे, हमारे सॉइल को अच्छा खासा, हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक केमिकल्स का हमेशा साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते हो, लगातार यूज करते हो, तो ये क्या करेंगे, सॉइल्स की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, सॉइल्स की फर्टिलिटी को घटा देंगे। इसके अलावा हम, अब आपको पता है कि क्या हुआ, आपने फर्टिलाइजर डाल के छोड़ दिया। प्लांट्स जो होते हैं पूरी तरीके से तो फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं नहीं। वो क्या बारिश होगी या फिर वहां पे पानी आएगा, फिर वहां से पानी निकल के क्या होगा, किसी वाटर बॉडी में पहुंच जाएगा और वो वाटर सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होंगे, अभी केमिकल्स हैं तो केमिकल्स पॉल्यूशन कॉज करेंगे ही करेंगे। तो ये वाटर पॉल्यूशन को भी कॉज करेगा और एक समय के बाद आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी काफी हद तक डिक्रीज हो जाने वाली है। सॉइल की फर्टिलिटी इनफैक्ट एक समय के बाद इनफर्टाइल हो जाएगा आपका सॉइल। तो फर्टिलाइजर्स एक समय के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे 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 आपका ये काफी नुकसान पहुंचा देते हैं आपके पर्टिकुलर फील्ड को। अच्छा, आप इसको आसानी से किसी अदर मेथड से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे क्रॉप रोटेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7 में। क्रॉप रोटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम वापस से क्या कर सकते हैं कि जो ये फर्टिलाइजर्स की कमी हमको पड़ रही है, फर्टिलाइजर्स या हम नहीं यूज करना चाहते हैं, तो उसको हम वहां पे सस्टेन कर सकते हैं। नाउ हम इसको फैक्ट्रीज के अंदर आर्टिफिशियली बनाते हैं। अब अगर बात करें व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में बता दें। फर्टिलाइजर्स एक इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, आर्टिफिशियली फॉर्म्ड केमिकल सबस्टेंसेज होते हैं, जबकि जो मैन्योर्स होते हैं वो नेचुरल सबस्टेंसेज, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के थ्रू क्या होते हैं, जो भी हमारे हाउस होल्ड वेस्टेज होते हैं, गार्बेजेस होते हैं, एज वेल एज एनिमल डंग हो गया या फिर प्लांट रेसिड्यूज हो गए, इनको डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम मैन्योर कहते हैं। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो ये फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जबकि हम इसे फील्ड्स में क्या करेंगे, अच्छा लेके हम ही जाएंगे, तो ये कहोगे सर लेके तो हम ही जा रहे हैं, तो ये तो आर्टिफिशियल हो नहीं बेटा, वहां पे आपने फील्ड में ले जाके उसको रख दिया और उस पर क्या होगा, अब नेचुरल, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने नहीं बनाया, ये ध्यान रखना, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होगी और वो फिर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्टिलाइजर्स कभी भी आपके सॉइल में
ह्यूमस का एडिशन नहीं करने वाले, ह्यूमस नहीं ऐड होने वाले हैं। बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि फर्टिलाइजर्स को यूज करके आप सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर रहे हो, साथ साथ उसमें आपको बेनिफिट्स बहुत कम मिलने वाले हैं। सिर्फ एक ही बेनिफिट है जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर बात करें मैन्योर्स की, तो मैन्योर्स अ लॉट ऑफ सॉइल, अ लॉट ऑफ ह्यूमस हमारे सॉइल में ऐड करते हैं काफी अधिक मात्रा में। अब जितना हमारा अच्छा मैन्योर होगा उतना ही अच्छा हमको वहां पे ह्यूमस। और ह्यूमस क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर जो है, जो मेनली न्यूट्रिटिव लेयर बोली जाती है सॉइल की, ह्यूमस लेयर, जो कि मेनली परफोरेटेड होती है वहां पे, यानी पोरस सॉइल होती है, जो कि गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज वाटर को होल्ड करने में या डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहीं पे ग्रो कर रहे होते हैं। तो आप ये समझ लो जो ह्यूमस लेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लो कि ये जो आपका ह्यूमस का लेयर है, ह्यूमस के लेयर का बेनिफिट, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं पे ग्रो करने वाले हैं। उसके अलावा वाटर होल्ड भी यहीं होने वाला है। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं या जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो ह्यूमिक लेयर जो है वहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब ये कहीं इकलौता ऐसा बेनिफिट है जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। हमारा फील्ड है, हमने क्या करा, वहां पे पैडी धान हमने लगाया और हमने अच्छे से फर्टिलाइजर लगा दिया, हमारी धान की खेती बहुत अच्छी, हमको वहां अच्छा खासा क्रॉप मिल जाने वाला है। ये इकलौता हमको फायदा है कि ये बहुत रिच होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर, जैसे हमने सोडियम यूज किया तो सोडियम ही ऐड करने वाले हैं, पोटेशियम यूज किया तो पोटेशियम वहां पे ऐड करने वाले हैं। तो ये काफी हद तक हमको वहां पे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। बट अगर हम बात करें मैन्योर्स की, तो मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट्स रिलेटिवली कम होते हैं, ठीक है। वहां पे अगर आप कंपेयर करो इन दोनों में कि दोनों में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट किस में कम होगा, तो मैन्योर्स में हर हाल में आपको कम मिलने वाला है। बट आपको बता दें कि भले ही आपके न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ज्यादा हैं, बट आप अगर कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो फर्टिलाइजर्स का, तो सॉइल की फर्टिलिटी एक समय के बाद डिक्रीज कर जाएगी। फिर आप फर्टिलाइजर ऐड करते रह जाओगे, क्रॉप हमको इंप्रूव नहीं हो, क्रॉप हमारी वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं होने वाली है। तो ये हमारा फर्टिलाइजर और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट हम इरिगेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशनल मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट इसको आप नोट कर लो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन and different kind of irrigational systems. First of all, what is the meaning of irrigation? Now, supply of water to crops at regular intervals is called as irrigation. अब आप लोगों ने देखा कि भाई हमारा क्रॉप है, हमने खेत वगैरह तैयार कर लिया, उसमें सीड्स को डाल दिया, हमने फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए। बट अगर हमने प्लांट को या फिर हमारा जो क्रॉप है उसको अगर हमने वाटर नहीं दिया, तो सबसे पहली बात तो सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। और अगर उसने जर्मिनेट करा तो आपको पता है कि वाटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसको हमें फुलफिल करना हर हाल में जरूरी है। अब एक तो जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए उसके लिए रिक्वायर तो है ही, उसके अलावा उसकी ग्रोथ के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। एंड आपको बता दें कि हमने जो अभी फर्टिलाइजर्स या फिर हमने जो मैन्योर्स की बात करी, जो न्यूट्रिएंट्स हमने सॉइल में ऐड किए, वो भी डिजॉल्व फॉर्म में क्या होंगे, वहां पे डिजॉल्व होंगे और उस डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे प्लांट को। तो हर हाल में वाटर की रिक्वायरमेंट तो है ही प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर एनी प्लांट और एनी प्लांट, ओके। तो अब अगर फोटोसिंथेसिस करना है प्लांट को तो वाटर की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वाटर आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और देन जाइलम के थ्रू लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो अब हम ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वाटर की, इसको हम फुलफिल कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे,
बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वाटरिंग सिस्टम्स, और उसे हम इरिगेशन कहते हैं। एंड अगर हम बात करें समर में, आपको पता है कि गर्मियों में अगर आपसे पूछा जाए गर्मी ठंडी किसमें ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट, वाटरिंग की रिक्वायरमेंट किसमें ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है गर्मियों में, क्योंकि इस समय रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन यानी वाटर लॉस प्लांट्स में ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा लॉस होगा आप ऐसे अपने ऊपर ले लो कि अभी स्वेटिंग वगैरह ज्यादा होगी, तो भाई ज्यादा होगी तो आप वाटर भी ज्यादा वहां पे कंज्यूम करने वाले हो। तो यहाँ पे द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड प्रोवाइड्स टू द प्लांट्स फॉर द बेसिक फंक्शंस। अब वहां पे जो भी बेसिक फंक्शन होने हैं, फोटोसिंथेसिस होनी है, ग्रोथ होना है, या उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी है, चाहे वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो या एनाबॉलिक एक्टिविटी हो, उसके लिए रिक्वायर होगा। इसके अलावा जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हमने अभी ऐड करे वो भी डिजॉल्व फॉर्म में ही वाटर के साथ मिक्स होके ही वाटर में ट्रांसपोर्ट होने हैं। ठीक है, तो अब सोर्सेस क्या है इरिगेशन के, तो वेल्स हो गए, कुआं वगैरह हो गया, या ट्यूबवेल्स हो गया, पॉन्ड्स तालाब हो गए, लेक्स झील हो गई, रिवर्स हो गए, एज वेल एज डैम्स हो गए। डैम्स हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बड़े बड़े कंटेनर्स तैयार कर देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं विंटर या रेनी सीजन में, उसमें रेनी सीजन के दौरान हम क्या करते हैं वाटर को इकट्ठा करके रख लेते हैं, और जैसे ही हमको समर में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है उधर से हम क्या करते हैं वाटर की सप्लाई दे देते हैं। एंड कैनाल, छोटे छोटे आपको पतले पतले नहर, आपको पता होगा तो छोटी नदियां, नहर। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है वाटरिंग सिस्टम्स है, यानी इरिगेशनल सिस्टम्स है। अब ये नेचुरल है, ठीक है, आपको सब के सारे क्या है, डैम्स को हटा दो तो सब के सब क्या है नेचुरल है। आप चाहे आप बात करो रिवर की, तो ये सब नेचुरल है। आपको ऐसे बहुत सालों से आप देखते हुए आ रहे होगे कि आपके गांव में नहर है, तालाब है, तो ये अच्छा इसको हम बना भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट बहुत सारी जगहों पे पहले से भी प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें हमारे इरिगेशनल सिस्टम को, तो उसको हम दो ब्रॉड लेवल पे डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो जन्मों जन्मांतर से चलता आ रहा है, और दूसरा हमारा मॉडर्न मेथड। अब अगर बात करें ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि पुरातन, जो हमारे मतलब दादाजी लोग या दादाजी से पहले के जो लोग थे वो लोग यूज करते थे इन सिस्टम्स को, तो हम उन्हीं सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो वाटर होता है उसमें वेल्स वगैरह में है, तो हम उसको क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में कुआं है, कुएं से क्या वहां पे व्हील्स लगी होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं उसको पुल करते हैं, फिर उसको जो भी हमारा बर्तन है या फिर जहां भी उसको हमको यूज करना है हम उधर लेके चले जाते हैं। तो वाटर अवेलेबल इन वेल्स इज लिफ्टेड अप, उसको निकाला जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब वहां पे हम क्या करते हैं, कई बार हम वहां पे गाय वगैरह को, बैल हो गया, इनको यूज कर लेते हैं, या फिर ह्यूमंस भी वहां पे हम लोग खुद ही निकाल लेते हैं। अब आपको बता दें कि ये है तो बहुत सस्ता, ठीक है, हम खुद, लेकिन उतना ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है मेथड। नाउ नेक्स्ट वन इज द वेरियस ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरिगेशन इज एज फॉलोज। जिसमें आपका सबसे पहला मोट आ गया, पुली सिस्टम। आपको वहां पे देखोगे पुली यानी पुल हम निकालते हैं, खींचते हैं। ठीक है, चेन पंप में आपको एक लंबी सी चेन बनी होगी बकेट्स की, और ये ऐसे चलता रहेगा। इसमें बकेट्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, व्हील्स है, ये चलता रहेगा इधर से ऐसे अपना वो कंटिन्यू, मतलब वहां से इसके थ्रू आएगा, पानी निकलेगा और इरिगेशन हमारा होता रहेगा। ढेकली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ढेकली में आपको ढेकली और राहत, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रेडिशनल आपके इरिगेशनल सिस्टम्स है। राहत और ढेकली में क्या होता है कि आपका जो वहां पे वेल है, ठीक है, वेल से हम क्या करते हैं उसको, यहाँ पे हमारा जो भी वहां पे बाल्टी वगैरह है, जो भी हमको पॉड यूज करना है यूज करते हैं, और फिर इसको हम बाय ह्यूमन, या फिर वो पूरा का पूरा वहां पे बाय ह्यूमन लेबर या फिर एनिमल की हेल्प से इसको पानी को हम बाहर निकालते हैं। एंड राहत जो लीवर सिस्टम है, लीवर सिस्टम में आपके यहाँ पे लीवर्स लगे होते हैं, और ऐसे समझ लो कि ये लीवर लगा हुआ है, और इस लीवर के चारों ओर बकेट्स लगे होते हैं, और ये हम जब ये यहाँ पे घूमता है तो यहाँ से वाटर आसानी से क्या होता है उस जो हमारा वहां पे पॉन्ड है या फिर जो छोटे मोटे कैनल्स वगैरह वहां से निकलता है, इस तरीके से इरिगेट होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको बस नाम याद रखना है कि मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, राहत है। आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे
जो डायग्राम्स पूरी तरीके से क्लियर बने हुए हैं, आपकी जो बुक है उसमें ये बना हुआ है, तो उसको आपको वहां से देख लेना है। डायग्राम्स आपको, आप डायग्राम देख के इस चीज को आसानी से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं। उसमें हमारे पास दो सिस्टम्स हमको पढ़ने हैं, एक तो ड्रिप सिस्टम हो गया एंड सेकेंड वन इज हमारा वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो हम उसको अभी पढ़ने वाले। इसको फटाफट आप नोट कर लो। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड देखा, उसमें मोड देखा हमने, पुली सिस्टम। अब इसमें हम लोग उन मेथड्स की बात करने वाले हैं जो अभी इरिगेशन में रिसेंटली यूज करी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें दो मेथड्स हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा ड्रिप सिस्टम। अब स्प्रिंकलर्स का मतलब होता है स्प्रेयर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे हॉरिजॉन्टल्स या फिर हम कहें परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं और इसके टॉप पे नोजल्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ये जब रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करते रहेंगे और इसमें डिफरेंट परफोरेशंस होते हैं और इसके थ्रू वाटर यहां से निकलता रहता है, ठीक है। तो ये रोटेट करते रहते हैं और वाटर इस तरीके से स्प्रे होता रहता है पूरे क्रॉप पे। जगह जगह पे क्या होंगे, पूरा एक साथ बहुत सारे लगे होते हैं, एक डिस्टेंस पे लगे होते हैं। और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ये स्प्रिंकलर्स वहां पे शुरू हो जाते हैं और एक वाटर का पूरा स्प्रे हमारे थ्रू आउट द क्रॉप पे पड़ना शुरू हो जाता है। अब अगर बात करें बेटा, तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, इससे वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वाटर वेस्ट बहुत जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर तो एब्जॉर्ब, हमारी लीफ तो एब्जॉर्ब करने वाली है नहीं, स्टेम तो एब्जॉर्ब करने वाला है नहीं। एब्जॉर्ब क्या कौन करेगा, रूट्स करेंगे, यानी सॉइल में वहां पे जो टैप वाटर होता है, वहां पे रूट भी स्पेशली जो टैप 99% टैप वाटर को ही, सॉरी, वहां पे जो कैपिलरी वाटर होता है, कैपिलरी वाटर जो सॉइल के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, उसी को एब्जॉर्ब करने वाला है। तो इसमें क्या है कि लीफ पे भी वाटर गिर रही है, स्टेम पे भी गिर रहा है, अननेसेसरी वाटर वेस्टेज ज्यादा होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मेथड नहीं है और इसको आप बहुत सारे गार्डन्स वगैरह में देख लोगे या फिर आप देखोगे जो ग्रास गार्डन्स होते हैं वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। Our next method is drip system. In drip system, water falls directly near the roots and this is most important. आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा पाइप बिछा होता है और यहाँ पे एक हमारा मेन कनेक्शन होता है, जगह जगह छोटे छोटे, अब अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा, अगर हमारा यहाँ पे क्रॉप्स लगी हुई है, तो ये वाटर डायरेक्टली यहाँ पे रूट्स के पास, यहाँ छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं और एक मेन पाइप के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे आप देखोगे ड्रिप्स लगे होते हैं और ये डायरेक्टली क्या होते हैं, रूट्स के पास गिरते हैं, यानी स्टेम के एकदम सॉइल के पास गिरेंगे और वहां पे अब देखो उतनी ही वाटर वहां पे निकलनी है, उतना ही वाटर हम देते हैं जितना इस प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका एक और सिग्निफिकेंस आपको बता दूं, मान लो हमने यहाँ पे 2 रो यूज करे, इस वाले रो में वाटर की रिक्वायरमेंट है, इस रो में नहीं है, तो हम आसानी से क्या करेंगे, इस रो में वाटर सोर्स जो भी हमारा वहां पे जो भी ये ड्रिप है उसको हम स्टार्ट कर देंगे, इसमें हम नहीं करेंगे। तो वाटर वेस्टेज बहुत कम होना इन कंपेरिजन। और देखिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम के, तो यहाँ वाटर न के बराबर वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर आप देखो इसका यूज आप उन एरियाज में देखोगे जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही लो है, जैसे कि आप बात कर लो राजस्थान में या फिर आप बात करो हरियाणा में, ऐसी जहां पे बहुत सारे, जैसे जहां पे वाटर बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल है या है भी तो वो ज्यादा वहां पे हम यूज नहीं कर सकते, हमको बचाना है, तो वहां पे हम ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं फॉर द इरिगेशन। तो ये आपका इरिगेशन एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम रहा। होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां तक आपका जो टॉपिक था ये पूरी तरीके से कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।